दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरअसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम, परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 1। मे आई हेल्प यू। खुले हुए बॉन्ड पर झुके हुए प्रोफेसर उस्मान इस तरह उछले थे जैसे उन्हें बिच्छू ने डंक मार दिया हो। इस उजाड़ बियाबान में जहां हर तरफ बर्फीली चोटियां हों, खड्ड और नाले हों जिन पर बर्फ़ की तहें जमी हुई हों, जहां तालीम का फुकदान हो, स्कूल व कॉलेज का नामो निशान ना हो, ऐसे इलाके में इतनी सस्ता अंग्रेज़ी जैसे किसी अंग्रेज़ का बच्चा बोल रहा हो जो अभी अभी लंदन से आया हो। प्रोफेसर उस्मान आवाज़ सुनते ही झटके से मुड़े थे और बोलने वाले पर नज़र पड़ते ही साकत रह गए। उन्हें हैरत ने दबोच लिया। वो फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे। उसकी उम्र बमुश्किल 10-11 साल होगी। पैरों में टूटी हुई चप्पल और बदन पर फटा हुआ पुराना लिबास। लेकिन इससे भी ज़्यादा तअज्जुब खेज़ बात यह थी कि वो प्रोफेसर को जाना पहचाना लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके सामने किसी वाकफ़कार का बचपन आ खड़ा हुआ हो। इसीलिए वो उसे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। मे आई हेल्प यू, लड़के ने फिर दोबारा पूछा तो प्रोफेसर उस्मान को जैसे होश आ गया। वो सरगोशी के अंदाज में बोले, तुमने मुझसे कुछ कहा? यस आई आस्क्ड मे आई हेल्प यू, लड़के ने तीसरी बार कहा। प्रोफेसर ने उर्दू में पूछा था मगर जवाब अंग्रेज़ी में मिला। इतनी देर में प्रोफेसर ने अपनी हैरत पर काबू पा लिया था। वो बोले, क्या तुम कहीं बाहर से आए हो? नो, नेंगर इज़ माई बर्थ प्लेस। फिर तुमने ये अंग्रेज़ी कहाँ से सीखी? फ्रॉम ए विलेज नेम्ड ऑक्सफोर्ड, लड़के ने सर को खम करके अदब से जवाब दिया। अच्छा, तो तुम ऑक्सफोर्ड में रहते थे। प्रोफेसर को अभी तक यकीन नहीं आया था कि वो बच्चा बलूचिस्तान के उस दूर आफ्तादा गांव नंगा का रहने वाला है। वो कोई और सवाल करते कि उन्हें अपने अकब में आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। उनके पीछे एक उम्र दराज औरत खड़ी थी। उसके कपड़े भी असरत का मुंह बोलता सबूत थे। यूं भी उस इलाके में गुर्बत व तंग दस्ती महराज पर थी। ऐसे बहुत कम घर थे जिनमें खुशहाली हो। उन्होंने आंखें झुका ली थी मगर वो उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे उसकी आंखें हलकों से उबल पड़ेंगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे हैरत व तजस्सुस ने उसे पत्थर का मुजस्समा बना दिया हो। मुंह खुला था तो खुला ही रह गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने भूत देख लिया हो। आप कौन हैं? उसने शीने ज़ुबान में पूछा। प्रोफेसर ने यहाँ आने से पहले शीने ज़ुबान सीख ली थी ताकि उसे ज़्यादा परेशानी ना हो। उसने टूटी फूटी शीनी में जवाब दिया, मैं प्रोफेसर उस्मान हूँ, हवेली में आया हूँ। ओह अच्छा, तो आप ही गौहर अमान की हवेली में आए हैं, औरत ने कहा। गौहर अमान? प्रोफेसर सोच में पड़ गए। ये हवेली गुलजार शाह से उन्होंने खरीदी थी। गुलजार शाह के वालिद कमर शाह, उनके वालिद हयात शाह। ये गौहर अमान कहाँ से आ गया? वो यही कुछ सोच रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नाम उन्होंने पहले भी सुना है, मगर कब और कहाँ ये याद नहीं आ रहा था।
जब से वो यहाँ आए थे उन्हें अजीब अजीब सी बातें महसूस हो रही थी। उनका बचपन गुजरांवाला में गुजरा। बहुत छोटी उम्र में वो अपने वालिदैन के साथ अपने दादा के पास लंदन चले गए, फिर वहाँ से अमेरिका। वहाँ प्रोफेसर हार्वर्ड के साथ मिलकर तजर्बात करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी शोहरत बढ़ती रही। इस शोहरत की वजह उनका तजर्बागाह से बाहर ना निकलना था। जो अपने तजर्बागाह से बाहर ना निकलता हो वो इतनी दूर कैसे आएगा। वो तो पहली बार यहाँ आए थे, मगर उन्हें यहाँ का एक एक ज़र्रा पहचाना हुआ लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। यहाँ की एक एक पहाड़ी, एक एक दर्रा, सब कुछ जाना पहचाना सा लगता था। ऐसा क्यों था और इस क्यों का जवाब उनके पास नहीं था। अभी वो इस सवाल का जवाब तलाश कर ही रहे थे कि एक नया सवाल सामने आ गया। वो औरत उन्हें इस तरह हैरत भरी नज़रों से क्यों देख रही है। आपका नाम क्या है? उस औरत ने पूछते हुए उल्टी हथेली अपनी पेशानी पर फेरी, क्योंकि वहाँ पसीने के नन्हे नन्हे कतरे उभरे आए थे। बताया तो था, मेरा नाम प्रोफेसर S.A. उस्मान है। मैं आराम के लिए यहाँ आया हूँ, बहुत थक गया हूँ ना। प्रोफेसर ने कहा, मगर ये झूठ था, हकीकत तो कुछ और थी। वो एक ख़ास मकसद से यहाँ आए थे, इसीलिए उन्होंने अपने आने की बात राज रखी थी। यहाँ तक कि हुकूमत को भी पता नहीं था कि प्रोफेसर उस्मान अमेरिका से पाकिस्तान मुंतकिल हो गए हैं। अगर उनके आने की खबर अखबार वालों को हो जाती तो ये खबर पहले सफ़े पर छपती, क्योंकि वो आलमी शोहरत के हामिल थे। आप कब तक यहाँ रहेंगे? औरत ने फिर एक नया सवाल किया। 1-1.5 महीना, जवाब देकर उन्होंने पूछा, ये बच्चा आपका है? ये मेरा पोता है। इसके वालिद ऑक्सफोर्ड में रहते थे। नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा, बाप के इंतकाल के बाद आप लोगों ने इसे लंदन से बुलवाया है? जी नहीं, हम लोग शीन शकन नस्ल के हैं, अपने इलाके से बाहर नहीं जाते। प्रोफेसर को मालूम था कि शीन शकन डूम और कमीन कोहे हिंदू कश थे वादी कश गंगा तक के पुराने बाशिंदे हैं। ये लोग अपनी रवायत की पाबंदी सख्ती से करते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद भी पुरानी रस्म को सीने से लगाए हुए हैं। ऐसे सख्त माहौल में सांस लेना, ये बच्चा इतनी रवानी से अंग्रेज़ी के लहजे में इंग्लिश कैसे बोल रहा है, यही बात उनके हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने बड़ी बी से पूछा, आप इसी गांव में रहती है ना? जी हाँ, उसने जवाब दिया। किसी रोज़ अपने शोहर को मेरे पास भेजिएगा, वो हवेली में नहीं जा सकते हैं। क्यों? प्रोफेसर चौंक गए। उन्हें लगा कि वो दानिस्ता वहाँ जाने से कतरा रही है। उस गांव में आने के बाद से वो महसूस कर रहे थे कि लोग इस हवेली से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ये बात वो समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने सवाल किया, वो वहाँ क्यों नहीं जा सकते? कोई ख़ास वजह? जी हाँ, उनका वहाँ जाना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो पैरों से माजूर हैं। ओहो, मुझे अफसोस हुआ। क्या किसी हादसे का शिकार हुए थे? जी हाँ, वो खड्ड में गिर गए थे। कैसे? वो कैसे गिर गए थे? हमारे ख़ानदान पर किसी बुज़ुर्ग की बददुआ है कि हमारे घराने का हर बड़ा बेटा एक ख़ास खाई में ज़रूर गिरता है। उसके गिरने से हाथ पैर का टूटना ज़रूरी है। अजीब बात है कि आपके ख़ानदान में सब माजूर हैं। प्रोफेसर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सब नहीं, ख़ानदान के लड़के का बड़ा बेटा उस मखसूस खाई में ज़रूर गिरता है। छोटे बेटों को कुछ नहीं होता। तो फिर बड़ा बेटा उस खाई की तरफ जाता ही क्यों है? इस बात का इल्म सबको है, इसलिए लोग बड़े बेटे को उधर जाने नहीं देते। मगर ज़िंदगी तो तवील है ना कभी वो उधर चला ही जाता है। बस यूँ समझ लें कि किस्मत का लिखा टाला नहीं जा सकता। आम तौर पर यह हादसा 40 और 50 साल की दरमियानी उम्र में पेश आता है। आपने बड़ी पुरइसरार बातें बताई हैं। मैं आपके शोहर से ज़रूर मिलूँगा। तो आज ही चलिए, वो भी आपसे मिलकर ज़रूर खुश होंगे। यूँ भी मैं घर ही जा रही हूँ। उस शैतान के खालू की तलाश में यहाँ आई थी, वरना मैं घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ।
बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या नाम है इसका? जी इसका नाम अली मदद शाह है, क्योंकि बाप का नाम अल्लाह मदद शाह था, दादा का नाम हुसैन मदद शाह और उसके वालिद का नाम रसूल मदद शाह था। ये है हमारे ख़ानदान का शजरा। सारी मदद तुम्हें ही हासिल है। प्रोफेसर के दिमाग में जुमला गूंजा, मगर उसने कहा कुछ नहीं। क्यों, हमारे यहाँ चलेंगे? औरत ने पूछा। क्यों नहीं, ज़रूर चलूँगा, प्रोफेसर ने जवाब दिया। आइए, ये कहकर उसने गांव की तरफ कदम बढ़ा दिया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ रखा था और यूं चल रही थी जैसे उसे यकीन हो कि उसके पीछे पीछे प्रोफेसर आ रहे हों। वाकई प्रोफेसर किसी मामूल की तरह उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। वो उस रास्ते पर पहली बार आए थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रास्ता, ये पगडंडी उनकी जानी पहचानी है। वो उसके हर मोड़ से वाकिफ़ हैं। गांव में पहुंचे तो वहां की गलियां भी उन्हें जानी पहचानी सी लगीं, जबकि वो इस गांव में पहली बार आए थे। वो औरत बगैर रुके आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी कि प्रोफेसर ने कहा, ज़रा रुकें। वो औरत रुक गई, फिर उसने मुड़कर देखा। इस घर में असगर रहा करते थे। प्रोफेसर ने तजस्सुस भरी आवाज़ में कहा, हाँ, ये घर असगर भाई का है, मगर उन्हें तो मरे हुए 16 साल गुजर गए। आप उन्हें कैसे जानते हैं? औरत ने पूछा। बस मुझे ऐसा ही लगा था जैसे ये घर उन साहब का है, प्रोफेसर ने कहा और आगे की जानब बढ़ने लगे। वो औरत एक बड़े से मकान के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। ये है मेरा घर, उसने कहा और अंदर चली गई। उसके साथ लड़का भी अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर आए ना, औरत ने बाहर आकर कहा। प्रोफेसर अंदर की तरफ बढ़ता चला गया। उस कमरे में कपड़ों वाली आराम कुर्सी पर एक मुअम्मर शख्स नीम दराज था। बराबर में बैसाखी रखी थी। प्रोफेसर ने अंदाज़ा लगा लिया था कि यही उस बच्चे के दादा हैं। प्रोफेसर ने सलाम किया तो उन्होंने सर उठाकर प्रोफेसर को देखा। उन पर नज़र पड़ते ही वो ऐसे चौंक पड़े जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। वो आधे दर से उठ गए थे। आप, वो बड़बड़ा रहे थे। मुझे प्रोफेसर उस्मान कहते हैं, प्रोफेसर ने हाथ बढ़ाकर कहा। आप कहाँ से आए हैं? अब तक उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैं गुजरांवाला से आया हूँ। प्रोफेसर ने अपने असल वतन का नाम लिया। आपका चेहरा, आपने अपना क्या नाम बताया था? प्रोफेसर उस्मान। मेरा नाम प्रोफेसर एहसन उस्मान है। आपके वालिद का नाम? मेरे वालिद का नाम डॉक्टर जुल्फ़कार था हूँ। और आपके दादा का नाम? मेरे दादा का नाम शबीह हसन था। और उनके वालिद का नाम? ये आप मेरा शजरा क्यों पूछ रहे हैं? प्रोफेसर ने हंस कर कहा। अच्छा ये बताएं कि आपके दादा वगैरह कहाँ के थे? गुजरांवाला के। क्यों? वो लोग गुजरांवाला में कहाँ से आए थे? मैं शेख हूँ। इसका सीधा मतलब है कि मेरे अजदाद मदीना से ईरान के शहर वस्त और वस्त से अफ़गानिस्तान के रास्ते बरसगीर आए थे। याद करके बताएं। शजरा निसब में तो ज़रूर लिखा होगा कि वो लोग वस्त से आकर कहाँ ठहरे थे। इस सिलसिले में मुझे इल्म नहीं है। रहा शजरा नसब तो शायद ये गुजरांवाला में किसी के पास मौजूद हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ताल्लुक़ इस सरज़मीन से है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? जी नहीं। दिमाग पर जोर दें। आपके बुज़ुर्गों में से कोई यहाँ आकर ठहरा हो? जी नहीं जनाब। मेरे वालिद और दादा की ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजरी और मेरी अमेरिका में। फिर उन्होंने सवाल किया, अच्छा ये बताएं कि आपका पोता कभी इंग्लैंड गया है? जी नहीं, हम तो यहाँ इस गांव से कभी बाहर नहीं गए। जब हम नहीं गए तो ये कैसे जा सकता है? फिर वो इतनी रवानी से इंग्लिश कैसे बोल रहा था? भाई मेरे, वो तो उर्दू भी नहीं बोल सकता, अंग्रेज़ी तो दूर की बात है। जी नहीं, आपने मुझसे अंग्रेज़ी में बात की थी। आपको मुगालता हुआ होगा। ठहरिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। ये कहकर उन्होंने बच्चे को आवाज़ दी। बच्चे के आ जाने पर उन्होंने सीने में कहा, अच्छा बेटे ये बताओ तुम इंग्लिश जानते हो? जी नहीं, उसने साफ इनकार किया। बच्चे के इस झूठ ने प्रोफेसर को हैरान कर दिया था। उन्हें इस झूठ पर गुस्सा आ गया था और वो वापस अपने घर चले आए थे। उस शख्स ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो रुके नहीं थे। प्रोफेसर उस्मान अपनी तजर्बा में मसरूफ़ थे।
खुर्दबीन के व्यू फाइंडर पर आंखें थी, हाथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर थे। वो व्यू फाइंडर से जो कुछ देख रहे थे उसे स्क्रीन पर देखे बगैर टाइप करते जा रहे थे। कीबोर्ड पर लहराती उंगलियां अपना काम कर रही थी कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे दिमाग में दर्द की तेज़ लहर सी उठी हो। वो सर पकड़कर बैठ गए। शायद किसी नरों पर दबाव बढ़ गया था। वो खुद कलामी के अंदाज में बोले और कुर्सी पर खड़े हो गए। वहीं एक जानब दीवार के पास बड़ा सा सोफ़ा पड़ा था। वो उस सोफ़े पर नींद दराज हो गए, मगर बेचैनी थी कि उन्हें किसी तरह भी चैन लेने नहीं दे रही थी। अजीब सा एहसास दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। जब बेचैनी हद से बढ़ गई तो उन्होंने हैंगर पर लटका हुआ ओवरकोट उतारा और उसे पहनकर ऊपर से कैंटोप चढ़ाया, वॉकिंग स्टिक लेकर बाहर निकल आए। बाहर गहरा अंधेरा था। उन्होंने कोट की जेब को थपथपाकर टार्च के मौजूद होने को महसूस किया और आगे बढ़ने लगे। वो कहाँ जा रहे हैं ये बात खुद उन्हें भी मालूम ना थी। बस एक अजीब सी बेमैनी कशिश थी जो उन्हें खींच रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें अंधेरे की भी फिक्र नहीं थी, जबकि अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़माने भर की स्याही उस वादी में उंडेल दी गई हो। आसमान पर सितारे भी ना थे कि उनकी रोशनी से मदावा होता। इस वादी में अंधेरे को बढ़ाने में पहाड़ों का किरदार नुमाया था। ये एक प्याला नुमा वादी थी जिसे चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा था। उन पहाड़ों की वजह से ये वादी एक किले की मानद महफूज थी। प्रोफेसर उस्मान वादी से निकलकर पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक़्त भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई नामालूम सी कशिश उन्हें खींच रही हो। वो कुछ ऊपर चढ़ने के बाद एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गए। उनकी सांसें फूल चुकी थी। मेहनत के आदी ना थे। अमेरिका में रहते हुए तो वो साल 6 महीने में ही तजर्बा गाह से बाहर आते थे। पैदल चलने का भी मौका कभी कभी ही हाथ आता था, इसलिए थोड़ी सी चढ़ाई में उनकी सांसें फूल गई थी और वो पेड़ से टेक लगाकर बैठ गए थे। वो पेड़ बहुत घना था। ऐसे लगता था कि जैसे वो कई दहाई से वहाँ खड़ा हो। उस पेड़ के साए में आकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वो पेड़ उन्हें लोरी दे रहा हो। उनकी आंखें बंद होती जा रही थी। धीरे धीरे नींद ने उन्हें पूरी तरह अपनी बाहों में भींच लिया। पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में रात दिन 4 आदमी मुस्तैद रहते थे। उनका बस एक ही काम था कि वो दूसरी तरफ नज़र रखें। वो इलाका मैदानी तो नहीं, फिर भी मैदान नुमा था, काफ़ी दूर तक फैला हुआ। उस मैदान में हिमा वक़्त बर्फ़ की सफ़ेद तह जमी रहती, फिर भी उस पर सफ़ेद रीछ भी चलता तो उन्हें नज़र आ जाता। चारों तरफ दुश्मनों की सरहदें थी। कभी चीनी हमले की नीयत से चढ़ दौड़ते और कभी काज़को तातारी और कभी तिब्बती। इसीलिए यह पहरे का इंतज़ाम किया गया था। अगर कोई फ़ौज इधर बढ़ती हुई नज़र आती तो वो नकारा बजाकर वादी वालों को होशियार कर देते। इस वक्त सुबह का उजाला फैल रहा था कि मगरबी पहाड़ों पर नकारे बजने लगे। नकारे की आवाज़ सुनते ही वादी में हलचल मच गई। औरत, मर्द, बच्चे सब के सब ऊपर की तरफ भागने लगे। हर एक ने अपने हाथों में हथियार बुलंद कर रखे थे, जबकि औरतों के हाथों में चर्बियों के थैले और आग जलाने वाले चकमाक पत्थर थे। बच्चों ने थैलियों में छोटे बड़े पत्थर जमा कर रखे थे, जिन्हें लेकर वो ऊपर चढ़ रहे थे। ऊपर पहुंचते ही लोगों ने बड़े बड़े चूल्हे जला लिए थे। चूल्हों पर कड़ाव चढ़ाए हुए थे, जिनमें बर्फ़ और चर्बी गर्म की जा रही थी। दोनों चीज़ें गर्म होकर माया में तब्दील हो रही थी। हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ था, मगर प्रोफेसर उस्मान आंखों पर हथेली का छज्जा बनाए इधर देख रहे थे, जिधर से दुश्मन आगे बढ़ते आ रहे थे। उन्हें अगर इस हालत में कोई अमरीकी देख लेता तो पहचान ना पाता, इसलिए कि उनका हुलिया ही बदला हुआ था। जिस्म पर किसी जानवर की खाल की फ्रगल थी
اور سر پر ریچھ کی کھال کی ٹوپی جس نے کانوں کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کے عقب میں ایک چوڑے سے پتھر پر طرح طرح کے صفوف مٹی کے پیالوں میں بھرے ہوئے رکھے تھے۔ محترم استاد، ہم نے ڈھیر سارے صفوف تیار کر لیے ہیں، ایک نوجوان نے آگے آ کر کہا۔ انہیں کڑاؤ میں ڈال دو، پروفیسر نے کہا۔ وہ نوجوان مڑ گیا۔ اس نے مڑ کر کسی سے یہی بات بلند آواز میں کہی۔ اسی وقت ایک نوجوان دوشیزہ آ کر پروفیسر کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ وہ لگاوٹ بری نظروں سے پروفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ آگے بڑھ کر پروفیسر عثمان سے کہا، پیارے عرب، تم تھک گئے ہوگے، کچھ دیر آرام کر لو۔ نہیں، جب تک میں دشمنوں کو پیچھے نہیں دھکیل دیتا آرام نہیں کروں گا۔ اور ہاں، میں نے کتنی بار منع کیا ہے، مجھے عرب مت کہا کرو، میرا نام اسد الغازی الکبیر ہے۔ اف، یہ نام ہے یا ہزار پیرا؟ تمہارا یہ نام سنتے ہی مجھے ہزار پیرا یاد آ جاتا ہے، جو اپنے بہت سارے پیروں سے پیروں سے رینگتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اتنا لمبا نام مجھ سے نہیں لیا جاتا۔ تو ایسا کرو کہ مجھے ابن جعفر کہہ لیا کرو، پروفیسر نے جواب دیا۔ نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، میں تو تمہیں اسی نام سے پکاروں گی۔ ہاں، لڑکی نے پیار بھرے انداز میں اس کی پیٹھ پر سر رکھ کر کہا۔ اے زونو، دور ہٹو، سب کی نظریں ہم پر ہیں۔ تمہارا بابا پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے کہ میں تم سے دور رہوں۔ وہ یہ منظر دیکھے گا تو مجھے زندہ گاڑ دے گا، پروفیسر نے ہنس کر کہا، مگر لڑکی الگ نہ ہٹی۔ وہ اس وادی کے سردار احسن الملک گوہر امان تاشی بلور کی بیٹی تھی۔ اس کا نسب راجہ بلور سے ملتا تھا۔ اس کے دادا علاقے کے دیگر لوگوں کی طرح بت پرست تھے۔ اس کا ثبوت وہ بڑا سا پگوڈا تھا جو وادی کے درمیان میں سب سے خوبصورت جھونپڑے میں تھا اور جس میں بہت پرانا سیاہ بلوط کی لکڑی سے بنا مہاتما بدھ کا مجسمہ تھا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل بستی والے اس بدھ کے مجسمے کی پوجا کرتے تھے، اس کے قدموں میں بیٹھ کر پرارتھنا گاتے تھے، چرخی گھما کر اشلوک پڑھتے تھے۔ مگر جب سید علی ہمدانی کی آمد ہوئی اور انہوں نے اسلام کا آفاقی پیغام گھر گھر پہنچایا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے اس کفر سے توبہ کر لی اور خدائے واحد کے آگے سر جھکانے لگے۔ اس پگوڈے کو مسجد میں بدلنے کی بجائے اس کے برابر میں نئی عمارت بنا لی گئی۔ لکڑی کے تختوں سے بنی اس عمارت کو مسجد کا نام دیا گیا اور یہاں اذانیں گونجنے لگیں۔ اسد الکبیر کو اس مسجد کے برابر میں گھر ملا تھا۔ یہ گھر اسے احسن الملک گوہر امان تاشی نے دیا تھا۔ تاشی کی بیٹی زونو نے جس روز اسد کو دیکھا تھا اسی روز کیوپڈ کا تیر چل گیا تھا۔ وہ اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی مگر اپنے باپ سے مجبور تھی۔ اس کا باپ چاہتا تھا کہ اس کی شادی نگر میں ہو۔ نگر کے دور قبیلے کا سردار بھی زونو کا متمنی تھا۔ اس وادی پر جتنی بار بھی آفات کا حملہ ہوا اس نے بھرپور مدد کی تھی۔ اسی احسان کا بدلہ احسن الملک تاشی بیٹی دے کر اتارنا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی تبتی حملہ آور آفت بن کر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ تبتیوں کا ٹڈی دل بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ احسن الملک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ تیر انداز اپنی اپنی جگہ مستعد کھڑے تھے، انہیں حکم کا انتظار تھا۔ جیسے ہی حکم ملتا وہ تیروں کی برسات کر دیتے۔ تبتی لشکر ابھی دور تھا۔ احسن الملک تاشی نے اپنے مشیر سے پوچھا، اسد کی تیاری مکمل ہے؟ جی ہاں، اس نے یہی بتایا ہے، مشیر نے جواب دیا۔ اتنے دنوں سے ہم اس کی خاطرداری کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے پاس علم ہے بھی یا نہیں، احسن الملک تاشی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ نہ جنگ دور ہے نہ گھوڑا، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس کتنا علم ہے۔ اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس کا پتہ ابھی لگ جائے گا۔ پھر بھی تم اپنے سپاہیوں کو تیار رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم اس اجنبی کے بھروسے پر بیٹھے رہیں اور دشمن اندر آ جائے۔ آپ کے حکم دینے سے پہلے ہی ہم نے مکمل تیاری کر لی ہے۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبتی لشکر
शोर मचाता हुआ नज़दीक पहुंच गया। वो लोग जोश में भरे जल्दी जल्दी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे कि असद ने इशारा किया। आग पर चढ़े हुए एक कड़ाव के अंदर खोलते हुए माए को ढलान पर उलट दिया गया। वो गर्म माए जैसे ही बर्फ पर गिरा वो पिघलने लगी। देखते ही पहाड़ी ढलान पर जमी बर्फ पानी बनकर बह गई। पिघली पर चढ़ने वालों को नीचे धकेलना शुरू कर दिया। उस पानी में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से जिन जिन सिपाहियों की जिल्द से पानी टकराया वो चीखने चिल्लाने लगे जैसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो। उस खोलते हुए पानी ने तिब्बती हमला आवरों की पेशकदमी रोक दी। देखते ही देखते वो पीछे हट गए। हमला पिस्ता होते देखकर एहसन मुल्क ताशी के सिपाहियों ने ज़ोरदार नारा लगाया। नारा इतना शदीद था कि पूरी वादी गूंज उठी। घरों में सोए हुए बच्चे भी घबराकर उठ गए होंगे। प्रोफेसर की आंख खुल गई। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा। वो अब तक उसी पेड़ से टेक लगाए बैठे थे। हर तरफ सन्नाटा था। क्या मैं सो गया था? क्या वो सब ख्वाब था? प्रोफेसर बड़बड़ाते हुए खड़े हो गए। मगर इस ख्वाब में ये पेड़ भी तो था। ऐसा ख्वाब मैंने क्यों देखा? उन्होंने खुद से सवाल किया। जहन पर तारीकोफत की अलामत ख़त्म हो गई। थोड़ी सी देर की नींद ने कटनूतियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वो घर की तरफ लौट चले। हवेली में पहुंचने के बाद भी वो इसी बात पर गौर करते रहे कि उन्होंने जो कुछ देखा था वो ख्वाब था या हकीकत। काफ़ी सोचो विचार के बाद उन्होंने खुद को यकीन दिला दिया कि उन्होंने ये सब कुछ नींद की हालत में देखा है। नींद में कुछ भी नज़र आ सकता है, वो तख़ील भी जो तहतल शऊर में छुपा हो। यूं भी वो कोई आम इंसान तो थे नहीं। दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। मेडिकल साइंस में उनके तजर्बात को कदर की निगाह से देखा जा रहा था। सदियों से राइज फरसूदा ख्यालात को उन्होंने तजर्बात की कसौटी पर गलत साबित कर दिया था। उनकी काबिलियत देखकर ही हुकूमत अमेरिका ने उन्हें अमेरिकी शोहरत दे रखी थी। वो खुलिया पर तहकीक कर रहे थे। सेल पर तहकीक करते करते उन्होंने ज़िंदगी की बुनियाद को ढूंढ निकाला था। इंसान किसके इशारे पर चलता फिरता है, कौन उसे हदायत देता है, इस राज से उन्होंने पर्दा हटा दिया था। इंसानी जीन कोड को डी कोड करने का सेहरा उन्हीं के सर था। अब तक लोग यही समझ रहे थे कि इस सदी की सबसे अहम ऐजाद कंप्यूटर इंसान के अशरफ अल मखलूकात होने का सबसे बड़ा सबूत है। यही सबसे बड़ी ऐजाद है। मगर प्रोफेसर ने साबित कर दिया था कि कंप्यूटर कुछ भी नहीं। कंप्यूटर तो जनीन की भूंडी नकल है। इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने एक दो नहीं करोड़ों छोटे बड़े कंप्यूटर बना रखे हैं जो खुद कार हैं। इंसान के बनाए हुए कंप्यूटर में तो प्रोग्राम फीड करना पड़ता है, मगर अल्लाह ताला के कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हैं, खुद ही प्रोग्रामर बनाकर फीड कर लेते हैं। उनके इस इंकशाफ पर दुनिया हैरान रह गई थी, मगर वो खुश ना थे। उनके इस तजर्बे का फ़ायदा नेक नामी शोहरत अमेरिका के हिस्से में आई थी। उनकी रगों में पाकिस्तानी खून था और असल पाकिस्तान के खून का हर ज़र्रा हुब्बुल वतनी से सरशार होता है। इसीलिए वो तमाम मराआत, तमाम आसाइशें तज कर नहायत खामोशी से पाकिस्तान आ गए थे। यहाँ आने में उन्होंने भरपूर राजदारी बरती थी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी कि वो कहाँ गए। वो अमेरिका से तुर्की, फिर तुर्की से ईरान आए थे। ईरान पहुंचकर अपनी पाकिस्तानी आमद को मख्फी रखने के लिए उन्होंने पासपोर्ट पर सफ़र नहीं किया था। बगैर पासपोर्ट के गैर कानूनी तौर पर ही अपने ही मुल्क में आ गए थे। इस सफ़र में उनके साथ गुलाम रसूल भी थे। गुलाम रसूल कहने को तो उनके पुश्ती नौकर थे। गुलाम रसूल के वालिद गुजरांवाला से प्रोफेसर के वालिद के साथ लंदन चले गए थे। लंदन की आज़ाद फ़िज़ा में यही होता है कि आदमी या तो बिगड़ जाता है या संभल जाता है। गुलाम रसूल के वालिद ने भी अपने बेटे को संभाल लिया था। वो 5 वक्ता नमाजी थे। कुरान पाक की तिलावत उनका मामूल था। वो कलाम इलाही को सिर्फ सवाब ही के लिए नहीं
بلکہ اس میں مخفی رموز کو جاننے کے لیے پڑھتے تھے، سمجھ سمجھ کر غور کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، ایک ایک آیت کو پڑھ کر گھنٹوں غور کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں پروفیسر عثمان کی طرح یہ بڈھا بھی سنکی ہے، قرآن کریم کو سامنے رکھ کر سوچ میں ڈوبا رہتا ہے۔ دونوں کی عمر برابر تھی، دونوں ہی بغیر بیوی والے تھے۔ پروفیسر نے بیوی کو طلاق دے دی تھی اور غلام رسول کی بیوی مر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں خوب نبھتی تھی۔ ان کے درمیان ایک اور ہستی تھی، وہ تھی ڈورتھی، پروفیسر کی شاگردہ، لیکن پروفیسر نے امریکہ سے آتے وقت اسے بھی اپنے راز میں شریک نہیں کیا تھا۔